पहला प्रश्न है कि ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही थी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। देखिए, ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि जो रही थी वो प्रणति नायक रही थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, प्रणति नायक। प्रणति नायक जो है ये पश्चिम बंगाल की हैं, इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है, तो यह जो शहर है यह गुजरात का केवड़िया है। गुजरात में केवड़िया को भारत के पहले इलेक्ट्रिक वाहन शहर के रूप में विकसित किया गया है और यहाँ केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की अनुमति होगी, तो ये केवड़िया हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ए टाइम फॉर मर्सी पुस्तक के लेखक कौन है। ए टाइम फॉर मर्सी जो पुस्तक है इसके लेखक जॉन ग्रिशम है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉन ग्रिशम। ठीक है, आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन जो है यह अरुंधति रॉय की पुस्तक है। ठीक है, रियल लाइफ ब्रेंडन टेलर की है और थिंक लाइक ए मॉन्क, थिंक लाइक ए मॉन्क जो पुस्तक है यह जय सिटी की पुस्तक है। उसके बाद देखिए, किस देश ने नोरा अल मातरोशी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है, तो देखिए यह देश जो है यह यूएई है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नोरा अल मातरोशी और मोहम्मद अल मुला इसमें शामिल हैं। ठीक है, और नोरा अल मातरोशी जो है ये संयुक्त अरब अमीरात की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। उसके बाद देखिए, किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो यह देश अमेरिका है। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनके नेतृत्व के लिए अमेरिका की जो एक शीर्ष सम्मान है लीजन ऑफ मेरिट उससे सम्मानित करने की घोषणा की है, तो राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार के किस राज्य के चकहाऊ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया है, तो यह राज्य है मणिपुर। मणिपुर का जो चकहाऊ है यानी कि जो काला चावल है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया, तो ये मणिपुर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है, तो बलराम योजना जो शुरू किया है यह किया उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, उड़ीसा सरकार हो जाएगा। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 7 लाख भूमिहीन किसानों को 7 लाख भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उड़ीसा नवीन पटनायक जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से की गई थी, तो बिहार में बाल बजट की शुरुआत जो है यह 2013-14 में की गई थी। ठीक है, और यह तीसरा राज्य बना है बिहार बाल बजट को शुरू करने वाला। उसके बाद देखिए, बिहार में भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार, ठीक है, चक बिहार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो चक बिहार का निर्माण जो है यह आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया है। ठीक है, बिहार में भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि की चकबंदी करने के उद्देश्य से चक बिहार सॉफ्टवेयर आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो आईआईटी रुड़की इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, हाँ अब ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 कवर किया है, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह देश जो है यह दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, राइट आंसर इसका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, तो यह कौन सी पंचवर्षीय योजना है, यह है 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य को दिया गया था। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसका समय कब से कब तक है, तो 1992 से लेकर के 1997 तक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है एनडीपी यानी कि निवल घरेलू उत्पाद। ठीक है, निवल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है, तो यह दर्शाता है फिलिप वक्र।
फिलिप वक्र, राइट आंसर इसका हो जाएगा फिलिप वक्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे फिलिप वक्र जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है, और यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति कम होने से बेरोजगारी बढ़ती है तथा मुद्रास्फीति अधिक होने से बेरोजगारी घटती है। उसके बाद देखिए, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो यह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो फ्रेंड्स, यह जो पंचवर्षीय योजना थी यह 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। 1997 से लेकर के 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के ये 2002 तक चली थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया है। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया है। उसके बाद देखिए, किसी द्रव की वाष्पन दर जो है, किसी द्रव की वाष्पन दर यह द्रव के तापमान पर निर्भर करती है, चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यानी कि उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर यह निर्भर करती है किसी द्रव की वाष्पन दर। उसके बाद देखिए, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह जो मॉडल है यह प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल किसके द्वारा? तो निकोलस कोपरनिकस के द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। और इस सिद्धांत में कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करता है, अर्थात इन्होंने सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो फ्रेंड्स, यह ग्रह जो है इसका नाम अरुण है, यानी कि यह ग्रह यूरेनस है, अरुण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। क्लियर। और देखिए, जो अरुण ग्रह है यूरेनस है, यहाँ पर सूर्योदय जो है पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई वस्तु अगर ठोस अवस्था में है और द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना वह सीधे गैस अवस्था में जो बदल जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। उसके बाद चलिएगा कि लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो यह सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है, यानी कि अभिकेंद्रीय बल का। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है यह। उसके बाद देखिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, यह अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। एवं जो अभिक्रिया के बाद बनता है उसको प्रतिफल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? प्रतिफल कहा जाता है। तो यह अभिकारक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो यह दर्पण जो है यह समतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है। देखिए, उत्तल दर्पण में जो है प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा और आभासी बनता है, वहीं समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो यह प्रकीर्णन है, इसी के कारण हम लोग नहीं देख पाते हैं। उसके बाद देखिए, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? तो यह जाइलम है। क्या है? जाइलम है। और फ्लोएम जो होता है ना, यह भोज्य पदार्थ यानी कि भोजन का परिवहन करता है। मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिका यानी कि जो कहाँ पाया जाता है? जो आइलेट्स हैं, ये दीपिका जो है लैंगरहैंस की। और देखिए, आपको पता है कि इसी के बीटा सेल से जो है वो क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। तो ये अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो देखिए, एडवर्ड जेनर को जो है प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक माना जाता है, यानी कि इन्होंने वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी, टीकाकरण की शुरुआत की थी। ठीक है, याद रखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने जो है टीके की खोज, चेचक की टीके की खोज की थी। चेचक वायरस से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कर लेंगे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, आर्सेनिक 74 ट्यूमर के इलाज में, सोडियम 24 रक्त के थक्के में, कोबाल्ट 60 जो है कैंसर के इलाज में। तो इनमें से सभी जो है सही सुमेलित है। उसके बाद देखिए, डीपीटी जो होता है, टीका है या वैक्सीन है, इसमें पी किसे संदर्भित करता है? तो डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिप्टीरिया, पर्टूसिस और टिटनस होता है। ये पूरा नाम इसकी डिप्टीरिया, पर्टूसिस और टिटनस। ठीक है, याद रखेंगे डीपीटी। क्लियर। चलिए, और आपको एक बीसीजी भी याद होगा। बीसीजी का टीका 6 रोग में दिया जाता है, टीबी की बीमारी में। बैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें से आपका छिपकली हो जाएगा। छिपकली जो है यह रेप्टाइल्स में आता है, यानी कि सरीसृप वर्ग में आता है। अच्छा, मैंने कल आपको बताया था कि कौन से स्तनधारी वर्ग के जो जीव हैं जो अंडा देते हैं, तो यह प्लेटिपस है और एक्डीना है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित जीव समूह में से कौन सा जीव समूह मुकुलन यानी कि बर्डिंग द्वारा प्रजनन करता है? तो यह सिलेंट्रेटा है। ठीक है, सिलेंट्रेटा, या इसको निडेरिया भी कहा जाता है, निडेरिया। ठीक है, याद रखेंगे। निडेरिया इस वर्ग के जो जीव हैं वो मुकुलन यानी कि बर्डिंग के द्वारा प्रजनन करते हैं, जैसे कि मूंगा, हाइड्रा, स्पंज, ये सभी जो आते हैं ये निडेरिया वर्ग में आते हैं, यानी कि सिलेंट्रेटा। उसके बाद देखिएगा कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो प्लाज्मा का प्रतिशत 55% होता है, और प्लाज्मा में 90% जो होता है जल पाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी ग्रंथि नहीं है? तो इसमें से देखिए पित्ताशय जो है ग्रंथि नहीं है। ठीक है, बाकी सभी ग्रंथि हैं। क्लियर। चलिए, यकृत जो होता है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद देखिए एनेमी यानी कि रक्त क्षीणता की स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है? तो यह स्थिति जो उत्पन्न होती है यह आरबीसी की कमी के कारण होती है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से लेकर के 120 दिन तक का होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यह आपका हो जाएगा आरबीसी की कमी से। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर के फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 75 तक जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं, और मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन के साथ आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ दिया जा रहा है। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सक्सेस केंद्रा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है कि सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है? बृहस्पति है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा वो आपका शनि हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह अगर पूछा जाए तो बुध ग्रह है। उसके बाद देखिए एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? तो इसको देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको देशांतर रेखा कहा जाता है। निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती है? तो मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती है वो चट्टान जो है ये चूना पत्थर हो जाएगा। चूना पत्थर जो है यह क्या है? तो प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित चट्टान किसी स्थान पर जमा हो जाती है और कुछ समय के बाद दबाव और रासायनिक क्रिया द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है, उसे अवसादी चट्टान कहा जाता है। और चूना पत्थर जो है यह अवसादी चट्टान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। और मैग्मा और लावा के जमने से जो चट्टान बनती है उसको आग्नेय चट्टान कहा जाता है। उसके बाद देखिए अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन सी नहीं है? देखिए यहाँ नहीं पूछा गया है। तो देखिए अग्लुहास जो है, अग्लुहास जलधारा, राइट आंसर हो जाएगा अग्लुहास जलधारा हिंद महासागर की गर्म और अस्थायी जलधारा है। यह हिंद महासागर की जो है गर्म और अस्थायी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम और फ्लोरिडा यह जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, और बेंगोला जो है यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। उसके बाद देखिए भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी? अंतर्वाही नदी नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। ठीक है, यहाँ नहीं नहीं होगा, अंतर्वाही नदी है। ठीक है, तो ये अंतर्वाही नदी जो है ये लूनी नदी हो जाएगा। लूनी नदी जो है भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, ध्यान रखेंगे, यहाँ नहीं हटा लीजिए। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चूलिया जो है यह चंबल नदी पर है। चूलिया और पुनासा, ठीक है, पुनासा जलप्रपात भी चंबल नदी पर है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो धुआंधार और यन्ना जलप्रपात, धुआंधार और यन्ना जलप्रपात जो है यह किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है। तो राइट आंसर इसका चंबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अमृत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? अमृत क्रांति जो है यह नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, चलिए फल उत्पादन जो है यह सुनहली क्रांति है। मसाला उत्पादन बादामी क्रांति। बागवानी उत्पादन जो है बागवानी यह आपका हो जाएगा स्वर्ण क्रांति। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ ला करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है,
या स्टेटमेंट किसका है? तो यह बापू का है, महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? तो ये किरोसिन में, ठीक है, किरोसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी तेल भी इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। किसको कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O इसका फॉर्मूला होता है। तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लेविजियर को कहा जाता है। लेवोजियर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित लिखा गया है, कौन सी सबसे भारी धातु है? तो इसमें से प्लेटिनम हो जाएगा। वैसे सबसे भारी धातु ओस्मियम है, ठीक है। चलिए, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल जो है, एसिड जो है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद देखिएगा कि बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? तो बेकेलाइट जो बनता है यह बनता है फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर इसका फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है यह टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है, ठीक है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन एकलक का यह बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो जो खाना बनाने वाले जो नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं उसमें किया जाता है। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो देखिए, निर्वाचन की व्यवस्था जो ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, क्लियर। और राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं उनका मनोनयन अगर पूछा जाएगा तो आयरलैंड होगा। और यहाँ पर देखिए, निर्वाचन की व्यवस्था पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये भी जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स, यह भाग कौन सा है? ध्यान रखेंगे, यह भाग 20 है। भाग 20 के अनुच्छेद 368 में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन। इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 263 है, इसके तहत जो है, ध्यान रखेंगे, इसके तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि राष्ट्रपति कर सकता है। पहली बार इसका गठन 1990 में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 263 हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है यह पश्चिम बंगाल में है। ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक पंचायत और जिला परिषद, ठीक है। तो राइट आंसर ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, कोई लाभ का पद उसके पास न हो, पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो यह जो है अटॉर्नी जनरल है, यानी कि महान्यायवादी है। 76 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, इसके तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। के वेणुगोपाल जो है वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं भारत के। उसके बाद देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 535 कर दी गई थी? 31वां संविधान संशोधन 1973 जो है इसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। राज्यसभा की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा जो है दिया जाता है? राज्य की विधानसभा में, तो ये राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, राज्यपाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो, उसके बाद देख लीजिएगा कि विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित? विष्णु पुराण से जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश से संबंधित है। जबकि आंध्र सातवाहन वंश से, मत्स्य पुराण और गुप्त वंश से गुप्त वंश जो है वायु पुराण से संबंधित है। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, सॉरी, राइट आंसर इसका मौर्य वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो यह संबंधित किससे? समुद्रगुप्त से है, ठीक है। समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रदामन जूनागढ़ का अभिलेख। उसके बाद देखिएगा, गौतमी बलश्री नासिक अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय जो है यह संबंधित इहोल अभिलेख, ठीक है। चलो, उसके बाद देखिए, अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है?
तो जो अभिलेख का आपका 11वां शिलालेख है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, 13वां शिलालेख में जो है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया, 13वां शिलालेख में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसको चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स यह इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश के द्वारा। उसके बाद कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इसने पूरा करवाया था। इक्ता प्रणाली इसने शुरू किया था, इक्ता प्रणाली जो है इसने शुरू किया था। साथ ही साथ इसने फ्रेंड्स तुर्कान ए चहलगामी नाम से 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था। उसके बाद देखिए निकोलो कॉन्टी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? तो यह देवराय प्रथम के समय में आया था। ठीक है, निकोलो कॉन्टी। उसके बाद देखिए अब्दुल रज्जाक जो था ये देवराय द्वितीय के समय में आया था। डोमिंग पायस और बारबोसा ये कृष्णदेव राय के समय में आए थे। ठीक है, नूनिज जो था, नूनिज ये अच्युत राय जी के समय में आया था। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है, तो देवराय प्रथम हो जाएगा। उसके बाद देखिए अकबर के द्वारा इलाही संवत की शुरुआत की कब की गई थी? एक है दीन इलाही, तो दीन इलाही की स्थापना 1582 में अकबर ने किया था। ठीक है, और इलाही संवत की शुरुआत 1583 में किया था। ठीक है, मजहर की घोषणा 1579 में किया था। उसके बाद देखिए इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया था। साथ ही साथ दीन ए इलाही की स्थापना कब किया था? तो 1582 हो गया, मैंने बता दिया आपको। तीर्थ यात्रा कब समाप्त किया था? तो 1563 में किया था। और जजिया कर को समाप्त कब किया था? तीर्थ यात्रा कर 1563 और जजिया कर 1564 में समाप्त किया था। उसके बाद देखिएगा कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। तीसरा के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजली था। वारेन हेस्टिंग्स राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 106 करे कि किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह कहा था लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन के समय ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना ये ह्यूम ने किया था। लॉर्ड डफरिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है यह किया गया था एमजी रेनाडे के द्वारा 1867 में, 1867 में एमजी रेनाडे। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? तो देखिए 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्ला सयानी ने किया था। इसी अधिवेशन में गया था जन गण मन कोलकाता 1911 अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धर ने किया था। चलो उसके बाद देख लीजिए 109 से लेकर के 133 तक 133 तक में मैथ के क्वेश्चन है। उसके बाद 134 से फिर से जीके जीएस क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 134 है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो यह किसको जाना जाता है? तो फ्रेंड्स यह जो कृष्णा गोदावरी नदी का डेल्टा है इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग यानी कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु जो है पता चलता है? तो यह जीवाश्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए विश्व जल संरक्षण दिवस को मनाया जाता है? तो 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च के दिन। ठीक है, बिहार दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। और देखिए इस वर्ष 2022 में इसका थीम क्या था? तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, उसके बाद देखिएगा कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसको जो है प्रयोग में लाया जाता है? तो ये क्लोरीन गैस है। क्लोरीन हो जाएगा राइट आंसर इसका। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय तो फ्रेंड्स यह जेनेवा में है, WTO का। और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, तो ये जेनेवा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा विश्व विरासत दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। ठीक है, यह मनाया जाता है 18 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए एयरफोर्स एकेडमी भारत में कहाँ स्थित है? एयरफोर्स एकेडमी जो है ये हैदराबाद में है, जबकि एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु तथा एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में है। तो ये आपका हैदराबाद हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी, 1984 हो जाएगा। उसके बाद देखिए NCC यानी कि नेशनल कैडेट कोर, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। BSF 1965 में।
और एनजीटी जो हरित प्राधिकरण है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, 2010 में हुई थी। उसके बाद देखिएगा विजय घाट, मिलान करना है यहाँ पर। देखिए विजय घाट जो है यह आपका हो जाएगा किससे, बताइए। तो देखिए विजय घाट जो है यह आपका समाधि स्थल जो है यह लाल बहादुर शास्त्री जी का है, ठीक है। अभय घाट जो है यह मोरारजी देसाई जी का है। चैत्रा भूमि जो है यह भीमराव अंबेडकर जी का है, ठीक है। और कर्म भूमि जो है यह शंकर दयाल शर्मा जी का है। तो यह आपका हो जाएगा इसमें से राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब क्वेश्चन नंबर 144। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 144 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक में फिर से रीजनिंग के प्रश्न है।